हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर थर्ड फोर्स के पार्ट थर्ड से। और अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शन। Friction between our feet and the ground enables us to walk. Without friction, our feet would slip just as it would be on ice or a banana skin or on a very smooth slippery surface. फ्रिक्शन के बिना चलना इम्पॉसिबल था। हमारे फीट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो स्लिप हो जाते हैं, जैसे कि आइस पर होते हैं और बनाना स्किन पर होते हैं, वैसे ही स्लिप हो जाते बिना फ्रिक्शन के। इसलिए फ्रिक्शन के बिना चलना इम्पॉसिबल है। The movement of vehicles is made possible because of friction between the tires and the road surface. Without friction, wheels would not be able to stop. मूवमेंट कराने के लिए व्हीकल्स का और उसको स्टॉप करने के लिए भी फ्रिक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव ग्रोव्ड सरफेस विच हेल्प द व्हीकल्स टू स्टॉप। आपने देखा होगा जो टायर्स होते हैं वो स्मूथ सरफेस नहीं होते हैं, वो ग्रोव्ड सरफेस होते हैं, जिससे कि जो व्हीकल है वो स्टॉप हो सके, वरना व्हीकल्स कभी भी स्टॉप नहीं हो पाते। विथआउट फ्रिक्शन बिटवीन अ पेंसिल एंड अ पेपर, राइटिंग एंड ड्राइंग वुड नॉट बी पॉसिबल। राइटिंग और ड्राइंग भी पॉसिबल नहीं था फ्रिक्शन के बिना। इट वुड नॉट बी possible to cut wood without friction between the saw and the wood. The burning of matchstick would not be possible without friction. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैच स्टिक बर्न नहीं होती। We are able to keep the objects such as chair, table, etc. horizontally on floor due to friction between object and floor. ऑब्जेक्ट और फ्लोर में फ्रिक्शन है, इसीलिए जो हमारी चेयर, टेबल, ये सभी हैं, इन्हीं सभी को हम हॉरिजॉन्टली फ्लोर पर रख सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एबल। ऐसा क्यों कहा है? चलो पढ़ते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉजेज लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हीट। जो फ्रिक्शन होती है उससे बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है हीट को। मोरओवर, लाइफ ऑफ वेरियस machines is reduced due to wear and tear of its different parts. But without friction, it would not be possible to move or stop the bodies. Even walking would have been impossible without force of friction. Without friction, the body would sleep. बट फ्रिक्शन के बिना पॉसिबल ही नहीं था कि कुछ भी सब्जेक्ट को, कुछ भी ऑब्जेक्ट को हम मूव करा सकते और स्टॉप करा सकते। कोई भी बॉडी का मूवमेंट और रेस्ट ओनली फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है। वॉकिंग भी पॉसिबल नहीं थी फ्रिक्शन के बिना। और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सब कुछ स्लिपरी होता, सिर्फ स्लिप ही होता रहता, कुछ भी स्टेबल नहीं होता। So, force of friction causes lot of wastage of energy and money, but at the same time it is very useful. So, it is a necessary evil. बच्चों, फोर्स जो है वो बहुत ही वेस्ट करती है एनर्जी को भी और मनी को भी। जो फोर्स होती है फ्रिक्शन की, वो एनर्जी और मनी को दोनों को ही वेस्ट करती है, बट ये यूज़फुल भी है हमारे लिए, इसलिए ये एक नेसेसरी इविल है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी हमने पढ़ा था कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में और अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, इट इज सेड टू बी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है और वो कांटेक्ट में नहीं होते हैं, वो दोनों अलग अलग में होते हैं, अलग डिस्टेंस में होते हैं, तो ये क्या है? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है।
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस. मैग्नेटिक फोर्स, electrostatic force and gravitational force are a few examples of non-contact forces. Magnetic force. When we bring a magnet near some iron nail or clip, the nail or clip are pulled toward the magnet. It means that the magnet has applied a force on this object. जब भी आपने देखा होगा कि मैग्नेट को हम आयरन नेल के पास लाते हैं तो क्या होता है, जो आयरन नेल है वो ऊपर को पुल करने लगती है. कैसे? क्योंकि इससे कैसे पता चला कि ये क्यों पुल कर रही है? कोई फोर्स है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और ये फोर्स कौन लगा रहा है? मैग्नेट. मैग्नेट एक्सर्ट कर रहा है एक फोर्स को जो कि आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. मैग्नेट्स एक्सर्ट पुल ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स सच एज निकल एंड कोबाल्ट. द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फोर्स. जो फोर्स मैग्नेट लगाती है, मैग्नेट एक्सर्ट करती है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. When we rub a plastic comb on our dry hairs and bring it near small bits of paper, they are pulled toward the comb. This is because when a comb is rubbed on dry hairs, an electric charge is produced in it. This electric charge exerts a pull on the bit of paper. आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही हम प्लास्टिक जो हमारी कॉम्ब होती है उसको हम अगर ड्राई हेयर पर रब करें तो क्या होता है, उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, और अगर हम उसे छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर पर के पास लाएं तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उन छोटे छोटे पेपर्स को. इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. To reduce friction due to fluid, liquid and gases. Automobiles, rockets, missiles, aeroplanes, ships are given a special shape called a streamline shape, pointed at the end and border in the middle. हम लोगों ने देखा होगा कि जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं, रॉकेट्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, ये सभी कैसे बने होते हैं? ये इनको एक शेप दिया जाता है, जिस शेप को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप, जिनकी की पॉइंटेड होता है, जो एंड होता है वो पॉइंटेड होता है, और बॉर्डर्ड रहती है मिडल पार्ट, ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके. लिक्विड में, फ्लूइड में, गैसेस में, इन सभी में जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए इनको एक शेप दिया जाता है, जिसका कि क्या नेम है? स्ट्रीमलाइन शेप. दे आर डिजाइंड by reducing the front area to have streamline motion. Enrichment, repulsion and attractive between magnets. Repulsion और attraction कैसे होता है मैग्नेट्स में? A magnet has two poles, namely the south pole and the north pole. जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. If a magnet is suspended freely in the air, it comes to rest in the north-south direction. The pole facing the south is known as south pole and the pole facing the north is known as the north pole. Like poles repels each other where unlike poles attract each other. अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ को एक साथ रखेंगे तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स, और साउथ और नॉर्थ पोल दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. ये हुआ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. ये देखिए फिगर 3.20 में ये अट्रैक्शन जो है ये साउथ पोल है एंड ये नॉर्थ पोल है, दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. और
सेकेंड जो डायग्राम है उसमें रिपल्शन शो हुआ है, दोनों ही साउथ पोल हैं, इसलिए दोनों ही क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं ईच अदर को। तो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। Gravitational force. When we drop a stone from the roof of our house, it begins to move and fall down. When we kick a ball upward, it always come down to the ground. जब भी हम स्टोन को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो क्या होता है, वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है और नीचे गिर जाती है। जब भी हम किसी बॉल को किक करते हैं ऊपर की साइड तो क्या होता है, वो नीचे आ जाती है ग्राउंड पर। तो ऐसा ही क्यों होता है कि हमेशा हर चीज़ जो भी हम ऊपर फेंकने की कोशिश करते हैं तो ऊपर क्यों नहीं जाती है, नीचे क्यों आ जाती है। अ फ्रूट डिटैच्ड फ्रॉम प्लांट ऑलवेज फॉल ऑन द ग्राउंड, व्हाई इट इज सो। जब कोई भी फ्रूट प्लांट से नीचे गिरता है तो वो नीचे ही क्यों गिरता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाता है। द फोर्स द अर्थ एक्सर्ट पुल्स देम डाउन। अर्थ जो होती है वो एक फोर्स लगाती है, वो उसे पुल करती है नीचे को। दिस पुल ऑफ अर्थ इज अ फोर्स। ये जो पुल है अर्थ का ये एक फोर्स है, और वो फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको कि हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। द अर्थ एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। अर्थ जो होती है वो सभी ऑब्जेक्ट्स पर ये फोर्स एक्सर्ट करती है। दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। ये जो फोर्स होती है ये हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। व्हेन वी लिफ्ट अ बकेट फुल ऑफ वाटर वी अप्लाई अ फोर्स अपवर्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है और हर एक ऑब्जेक्ट पर ये एक्ट करती है, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। साइंटिस्ट जोन सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, a great scientist, was born in Lincolnshire, England. He was sent to study at Trinity College, Cambridge in 1661. But during the year 1665 to 1666, he returned home because Cambridge was struck by a plague. It was then he made his most important discoveries. He formulated the law of motion. He explained how gravity keeps the planets in orbit around the sun. बच्चों, जो सर आइजैक न्यूटन थे ये बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के। इनका इंग्लैंड में जन्म हुआ था। इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, बट 1665 में और 1666 का जो पीरियड था उस टाइम पे ये वापस आ गए थे घर पे। उस टाइम पे कह सकते हैं कि वहाँ पर जो कैम्ब्रिज था वहाँ पर एक प्लेज हो गया था। मीन्स कोई महामारी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये घर लौट आए थे, कैम्ब्रिज से घर लौट आए थे। और ये वो टाइम था जिस टाइम पे उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज की। इन्होंने बताया कि लॉज ऑफ मोशन कैसे होते हैं, लॉज ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया, और ये एक्सप्लेन किया कि अर्थ जो होती है वो सन के अराउंड घूमती है अपने ऑर्बिट पर। किसके कारण, किस फोर्स के कारण, ग्रेविटी के कारण। सर आइजैक न्यूटन एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। सो बच्चों, आज के वीडियो में हमने अपना चैप्टर 3 पूरा ख़त्म कर दिया है। सो स्टे हैप्पी, stay motivated, and God bless you all. Have a nice day. Thank you.